जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। और मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाएंगे, और इतना आसान शब्दों में आपको समझाएंगे कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। और इस वीडियो में आपको लॉन्ग भी सब्जेक्टिव है और शॉर्ट भी, ये दोनों के दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो वीडियो अगर लंबा होता है वो चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर 1 आपका बहुत ही ज्यादा खास है, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने अगर एनसीईआरटी पे आधारित नोट्स वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो देखिए, तब आप सब्जेक्टिव देखिए, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी पे आधारित नोट्स बना दिए हुए हैं पहले ही, तो जाके अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइकोलॉजी चैप्टर प्लेलिस्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, अब चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको जाकर सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव हम आपको पीडीएफ फ्री में दे देंगे, और टेस्ट भी हम आपको फ्री में दे देंगे, बाकी चीज आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। तो टेस्ट और पीडीएफ ये अगर आपको चाहिए तो गूगल पे जाना है और वहां पे सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तो वहां पर आपको कुछ पीडीएफ मिल जाएगा। वहीं पर बात करें पेड ग्रुप का खासियत क्या है, तो पेड ग्रुप ज्वाइन करने से आपको मिलेगा नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गेस किया हुआ सब्जेक्टिव मिलेगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है ऐसा ऑब्जेक्टिव देंगे। तो ये सब पूरा फ्यूचर जो है आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कुछ आपको फीस लगेगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा, क्योंकि जितना बेहतरीन तरीका से समझाएंगे ताकि आपको समय तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक नंबर जो प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि बुद्धि को परिभाषित करें। ये जो दिमाग कह सकते हैं, इसको परिभाषित करना है। तो अगर आप सोचिए, जब बचपन में थे तो क्या आपके सामने कोई परिस्थिति आती थी, या अगर आपकी मम्मी मारती थी, तो आप क्या करते थे? तो अपने दिमाग से कुछ ना कुछ लेते थे। या अगर आप कोई काम करते थे इंजीनियरिंग वगैरह का, तो आपने कुछ खराब खराब हुआ था, बढ़िया से उसे खराब ही कर देते थे, या तो बना ही देते थे। ये मेरा भी रूल है, अगर हम बनाते थे तो खराब ही करते थे, या तो बना ही देते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हम समझेंगे बढ़िया से। कह रहा है कि नई परिस्थितियों में बेहतर तरीके से काम करने के लिए अपने व्यवहार और प्रतिमान को पुनर्गठित करना बुद्धि कहलाता है। सर नहीं समझे, क्या बोले? तो देखिए क्या करा है इसमें। जैसे आपने 10th किया, ठीक है, 10th किया और आपने क्या किया, 12th में गया। तो ये क्या है आपके पास? 12th क्या है? एक तरह की नई परिस्थिति है कि हम इससे किस तरह से अच्छा इसे झेलेंगे, ताकि हमें 12th में 450 नंबर आ जाए। ये क्या है? एक तरह से परिस्थिति है। और इसी परिस्थिति में कह सकते हैं, नई परिस्थिति में बेहतर तरीका से हम स्टडी करेंगे, बेहतर तरीका से हम पढ़ेंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे, और अपने व्यवहार और अपने प्रतिमान के दम पे हम अपना पूर्ण गठित करेंगे, मतलब कि अपने आप को चेंज करेंगे। तो ये सब किस में आता है? बुद्धि में आता है। तब जाके हम बोर्ड में क्या कर सकते हैं? 450 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको दूसरे शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं, यहाँ पर एवं लिखना चाहिए हमें, और नहीं लिखना चाहिए, या तो अथवा कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से आप कुछ भी बोलेगा तो सही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो पॉइंट दूसरा है, मतलब किसी को अथवा में कर सकते हैं कि बुद्धि को परिभाषित करें। तो सोचिए, अगर कोई भी चीज खोज होती है, जैसे कलम खोज हो गया, जैसे जैसे कोई चीज कीड़ा वगैरह है, उसको देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, तो कितना बड़ा बड़ा दिखा देता है। इसकी खोज किसी न किसी वैज्ञानिक ने किया होगा। तो उसी तरह जो बुद्धि है, इसके बारे में रिसर्च वगैरह जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, यहाँ पर करें कि बुद्धि को अनेक मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध किया है, मतलब रिसर्च किया है। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, ये पॉइंट आपको MVBI से कम नहीं है प्यारे, तो प्लीज आप इस पॉइंट को 100% याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा खास है। यहाँ पर कह रहा है कि थर्स्टन के अनुसार, यहाँ पर बी ने
यहाँ पर बीने के शब्दों के अनुसार हो गया, टर्मन के शब्दों में। अब देखिए यहाँ पर जो थ्रस्टन जो देख रहे हैं, इसके अनुसार क्या बोला गया है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। क्या है? बुद्धि क्या एक प्रकार का सामान्य है, सिंपल योग्यता है। एक तरह से नहीं कहते कि तुम्हारी योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, तो सिंपल क्वालिफिकेशन है, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। जैसे अगर आपको पता होगा 10th कर लिए और वहां पर आपको फर्स्ट डिवीजन आ गया, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि 12th में हम साइंस लेवे, आर्ट्स लेवे, कॉमर्स लेवे, तीनों में से कोई ना कुछ आपके परिस्थिति आता है, तो ये क्या है, आप उसमें जानबूझकर कूदते हैं, फिर उसको अच्छे से अपने आप में वार्तालाप करके बढ़िया से पढ़ाई वगैरह करके उसको भी दूर कर देते हैं। उसके बाद बीए आता है, बीएससी का मतलब ये सब आता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, समायोजित करते हैं, उसे हटा देते हैं। तो ये थर्स्टन के अनुसार बहुत अच्छा बोला गया है। उसी के बाद की बात करें आप बीने साहब, बीने साहब का भी बहुत ही अच्छा विचार है। हमको तो सबसे ज्यादा अच्छा विचार जो है बीने साहब का ही लगा, ठीक है। कह रहे कि किसी समस्या को समझना, किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। अब समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समस्या को समझना, जैसे मान लीजिए 12th क्या है, एक प्रकार की समस्या है। क्या है? समस्या है। किसी विषय पर तर्क करना, या तो उसके विषय पर तर्क करना। और 12th जो सब्जेक्ट लिए होंगे, कोई हिस्ट्री लिया होगा, कोई साइकोलॉजी लिया होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस लिया होगा, और इन सभी के चैप्टर पर तर्क करना या बातचीत करना, अच्छे से याद करना और उसे निश्चित निर्णय लेना कि हाँ हमें ये पढ़ना है, ये करना है, फलना चिना करना है, तो ये सब किस पे आता है? बुद्धि पे आता है, जिसे आईक्यू लेवल बोलते हैं, उस पे आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो अच्छा हमें लगा है, ये लगा है, विनय साहब लगे। आपको कौन अच्छा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब टर्मन के शब्दों में क्या है? बुद्धि अमूर्त वस्तु के विषय में सोचने की शक्ति है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि बुद्धि अमूर्त वस्तु के विषय में सोचने की शक्ति है। यह शब्द किसके द्वारा बोला गया था? तो आपको बताना है, क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? टर्मन के अनुसार बोला गया है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर जो सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बुद्धि की विशेषता को लिखे। अब भाई बुद्धि की क्या क्या विशेषता हो सकती है, तो उसका अलग विशेषता होता है। देखिए, आपने कभी सोचा होगा कि कोई बच्चा जो है 400 नंबर लाता है, ठीक है, और कोई 350 ही नंबर लाता है, और कोई 450 नंबर लाता है, क्यों? ये सब किस पे डिपेंड है? बुद्धि पर, आईक्यू लेवल पे डिपेंड है, राइट। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है उत्तर में, बुद्धि की विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहले, यह समायोजन करने की योग्यता है, ठीक है। यह सीखने की योग्यता है, मतलब कि नहीं करते हैं कि कोई चीज हम आपको सिखा रहे हैं, कोई भी चीज सिखा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? बुद्धि के माध्यम से आप सीखते हैं। यह चिंतन की योग्यता है, किसी चीज के बारे में सोचना बहुत गहराई के साथ कि हमें ये करना चाहिए, फलना चिलना करना चाहिए, तो ये सब क्या है? चिंतन है। आप चिंतन का मतलब चिंता करते रहते कि हमें कैसे अच्छा सा अच्छा स्कोर लाना है, तो ये सब किस में आते हैं? बुद्धि में आता है। इसमें सभी प्रकार की समझने की योग्यता है, मतलब कि कह सकते हैं कि बुद्धि के द्वारा संसार में जितने भी दुख और सुख आए, उन सभी को समझने की योग्यता किसके पास है? तो बुद्धि के पास है, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से आप संसार के कोई भी कार्य अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा बोर्ड मतलब कॉपी में, ठीक है। अब यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का प्रश्न है, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर लिखे, बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर लिखे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वैसे साइकोलॉजी का बहुत ही कम जो है टीचर जो है यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं, लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, तो हम आपको जरूर ये जो है साइकोलॉजी आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपका क्या चाहिए? रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए, राइट। चलिए, बुद्धि और ज्ञान में अंतर बताना। आपने सोच रहा हो कि बुद्धि और ज्ञान तो हमें एक ही लग रहा है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, राइट। तो उत्तर में आपको बताना है कि बुद्धि तथा ज्ञान एक दूसरे की पूरक है, मतलब कि कह सकते हैं एक ही दूसरे के समान है। कह सकते हैं इसमें जैसे मछली जो पानी में रहती है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? अनानस्य का संबंध है, कि पानी में मछली होना चाहिए तो चाहिए। अगर पानी में मछली नहीं नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। अगर मछली के पास पानी नहीं है तो मछली के लिए बेकार है। ये आपने 100% अगर आप सोच सकते हैं तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपने देखा होगा पुखरी वगैरह में या कोई नदी नाला में, वहां पर मछली आपको 100% मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है यही एक तरह से कर सकते हैं पूरक है, अर्थात दोनों के बीच अनानस से संबंध होना चाहिए, मतलब कि भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता, एक तरह से कर सकते हैं उस तरह का रिश्ता होना चाहिए। तो वैसा ही कौन है?
बुद्धि और ज्ञान है, ठीक है। दोनों के बीच में भाई बहन या पति पत्नी का जैसा संबंध है, अर्थात दोनों के बीच अंतर दिखाई नहीं देता है। और दोनों के बीच में अंतर क्या दिखाई देगा, भाई बहन के बीच में क्या अंतर दिखाई देगा, दोनों एक ही जैसा रहता है, राइट। फिर भी ज्ञान को ना तो बुद्धि कहा जा सकता है और ना ही बुद्धि को ज्ञान कहा जा सकता है। और इसमें अभी एक जो पॉइंट बोला गया है बहुत ही अच्छा बोला गया है, कह रहा है फिर भी, अरे भाई कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, भाई बहन में कुछ ना कुछ तो अंतर होता है। जैसे अगर गर्ल जो है रात को बाहर नहीं जाती, लड़का चला जाता है, उसी तरह ज्ञान को बुद्धि नहीं कहा जाता सकता है। ये जो ज्ञान है उसको बुद्धि नहीं कहा जा सकता है और बुद्धि को ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इस आधार पर ज्ञान एवं बुद्धि में कुछ अंतर है, ठीक है। तो कैसे अंतर है देखते हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है, मतलब कि बुद्धि जो है ये व्यक्ति के जन्मजात पर डिपेंड है कि बच्चा जन्म लिया उसके बाद उसके बुद्धि लब्धि धीरे धीरे हुआ। लेकिन ज्ञान क्या है, अर्जित किया जाता है। ज्ञान मतलब कैसे अर्जित कैसे करते हैं, अरे खरीदते थोड़ी ना है। आप जो पढ़ रहे हैं क्या कर रही है, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। लेकिन ये जो बुद्धि है वह जन्मजात है, एकदम जन्म लिया और उसके बाद कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही रहता है। लेकिन ये जो ज्ञान है उसे अर्जित करना पड़ता है, उसे खरीदना नहीं पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा तब आपको ज्ञान अर्जित हो पाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि बुद्धि एक सीमा होती है, बुद्धि की जो होती है एक सीमा होती है, ठीक है, जिसका संबंध उम्र से नहीं होता है, ठीक है, जिसका संबंध जो है उम्र से नहीं होता है। लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, यह उम्र और अनुभव के साथ बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप 5 साल के थे तो उसी प्रकार का आपका अनुभव था, ठीक है, क्या था, 5 साल का था तो उसी प्रकार का। जैसे अभी 18 साल के हैं तो आप किसी को सजेस्ट करने के लायक है, 20 साल का होगा तो और सजेस्ट करें। मतलब कि जितना ज्यादा आपका उम्र बढ़ेगा उतना ही आपके पास क्या होगा, ज्ञान की शक्ति बढ़ेगा और उसी के अनुसार आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। तो बुद्धि एक तरह से सीमा में बैठा हुआ है, घर है इसके अंदर है, लेकिन ज्ञान जो है ये घर के अंदर नहीं है, घर के तोड़ उड़ कर बाहर भी निकल सकता है कौन, ज्ञान, ठीक है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट में क्या करा कि ज्ञान बुद्धि पर आश्रित होता है। ये जो ज्ञान है वो बुद्धि पर आश्रित है, बिल्कुल बुद्धि ज्ञान पर आश्रित नहीं है, राइट। ये नहीं रहेगा तो ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। बुद्धि में आत्म अवलोकन की क्षमता पाई जाती है, ज्ञान में नहीं। बुद्धि स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है जबकि ज्ञान अनुभव पर। स्मरण शक्ति अपने आप पे कह सकते हैं एक तरह से कि हमें ये करना चाहिए, खुद पे डिपेंड अपने आप से सोचना चाहिए। और ज्ञान जो है उसे आपको अर्जित करना ही पड़ेगा तभी आपको हो पाएगा। तो जरूर आपको पता चल गया होगा कि ये 5 नंबर वाला आपको याद हो गया होगा, ठीक है। हम तो कहेंगे कि एक बार में आपको याद नहीं होने वाला है, कम से कम बुक में 2 बार लिख लीजिए और याद कीजिए जम के, पूरा रट जाइए बढ़िया से, तब बिना रटे कुछ नहीं होने वाला है। हम समझा रहे हैं, अच्छी बातें समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन 2-4 बार रटिए, मजे के साथ आपको याद हो जाएगा, राइट। 4 नंबर देखिए क्या करें कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर टिप्पणी लिखे। शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर टिप्पणी लिखे तो आपको उत्तर में यही लिखना है कि बुद्धि को मापने की वैसे तो अनेक विधियां हैं, मतलब कि बुद्धि को मापने की आईक्यू लेवल के कर सकते हैं, उसको मापने के लिए अनेक विधियां हैं, ठीक है। लेकिन उन विधियों में शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का स्थान सर्वोपरि है। मतलब कि इसका जो शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसका स्थान जो है ना एक तरह से कह सकते हैं माथा के ऊपर है, बहुत ही ऊपर रखा गया है इसको, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुड महोदय ने किया है। अब इसमें एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि बुद्धि के परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था, तो विलियम वुड महोदय ने, ठीक है। किसने किया था, विलियम वुड महोदय ने। कब किए थे, 1879 में किए थे, ठीक है। और यंत्रों की सहायता से बुद्धि को मापने का काम किया, क्या किया उन्होंने, बुद्धि को मापने का काम किया, राइट। अब आगे देखिए यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर सबसे पहले एक शाब्दिक है और एक है अशाब्दिक है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि के परीक्षण के इस विधि में परीक्षक परीक्षार्थी से कुछ प्रश्न पूछता है तथा उस प्रश्न का उत्तर वह शब्दों में प्राप्त करके व्यक्ति को बुद्धि का पता लगाता है। जैसे एग्जाम्पल में ये क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कर सकते हैं, जो कि यूपीएससी डीपीएससी में जो बड़ा बड़ा जो पोस्ट होता है उसमें ये टेस्ट लिया जाता है, राइट। हम मान लीजिए हम आपसे कोई सवाल किए कि भारत कब आजाद हुआ था और आप उसका जवाब दिए, थोड़ा सा और विस्तार रूप में जवाब दिए, तो ये क्या होता है, ये आपके शाब्दिक परीक्षण में आ सकते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आएंगे। फिर हम आपको प्रश्न पूछेंगे कि आपका नाना का जन्म कब हुआ था,
तो या किसी तरह के अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है जैसे मान सकते हैं सॉरी ये हम कुछ गलत वर्ड यूज कर लिए, ये नहीं करना चाहिए, राइट। कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक कभी कभी। अगर मान लीजिए अगर आप पूछा जाएगा कि जैसे हिस्ट्री के पिता कौन है या हिस्ट्री के जनक कौन है, या किसी न किसी तरह से आपके प्रश्न पूछता है, राइट, किसी न किसी तरह से, और उसका उसका उत्तर आप दे देते हैं तो वो किस में आएंगे, शाब्दिक परीक्षण में आएंगे, ठीक है। अब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या कहता है, देखिए, इस विधि में बुद्धि की जांच के लिए भाषा के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें बच्चे को घुमाकर, दिखाकर एवं लिखवाकर उसकी बुद्धि के स्तर का पता लगाया जाता है। इस क्रियात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। ये इसमें समझ में आपको थोड़ा सा कम आया होगा, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जिसको घुमाकर, दिखाकर, लिखाकर उसके बुद्धि स्तर के मतलब कि आईक्यू लेवल को पता किया जाता है, किसके माध्यम से, और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा दें, मतलब कि इसका एग्जाम्पल बच्चा उच्चा दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, घुमा कर अति करके। तो ये आपके 2 नंबर पूछ लेगा, और ऐसे पूछा है तो आपके लिए 5 नंबर का है, ठीक है। जरूर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार रिपीट कर रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में कोई कंजूसी आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए 5 नंबर में क्या है, बुद्धि क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। बुद्धि क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करिए। भी आपके 5 नंबर का प्रश्न है, इसे कहिएगा तो 2 नंबर भी और 5 नंबर दोनों है, ठीक है। उत्तर में आपको लिखना है कि बुद्धि जिसका सामान्य अर्थ विचार से लगाया जाता है, ठीक है, यह व्यक्तियों को नई परिस्थितियों में बेहतर तरीके से काम करने के लिए व्यक्ति को समायोजित करता है, जो कि हम अभी जस्ट पहले बता दिए कि नई नई परिस्थिति आती रहती है इंसान के सामने। अगर आपने सोचा होगा, देखिए, अगर कहा जाता है कि जीवन में अगर परिस्थिति ना या उतार चढ़ाव ना आए तो जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आप रिच फैमिली से है या पुअर फैमिली से है, राइट, दोनों में से कर सकते हैं, और आपको पता नहीं चला कि आप रीचे की तरह जी रहे हैं, मतलब कि इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, इसमें भी कोई उतार चढ़ाव है, तो आप जीवन नहीं जी रहे, आप सिर्फ जीवन काट रहे हैं। और वहीं पे अगर आप अमीर थे और गरीब हो गए, फिर उसके बाद अमीर हो गए, फिर उसके बाद अमीर हुए, फिर उसके बाद गरीब है, फिर उसका, ये क्या है, उतार चढ़ाव है। तो ये जीवन का नियम है और ये होना भी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि जैसे क्या होता है, इसे हम याद नहीं पड़ रहा है, हार्ट बीट शायद कि होता है उसी प्रकार का, इसका जो लाइन रहता है ऊपर नीचे होता रहता है। अगर एकदम स्थिर हो जाए तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा, उसी तरह से कहा जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थर्नडाइट ने बुद्धि के 3 प्रकारों की व्याख्या की है। कौन, थर्नडाइट, ठीक है, याद रखिएगा। एक है प्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो हम सबसे पहले प्रत्यक्ष बुद्धि के बारे में समझेंगे। यह वैसा बुद्धि है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर भली प्रकार से समझता है तथा उसके अनुसार कार्य करता है। जैसे एक बच्चा को खिलौना को देखता है तथा उसके बाद उसे तोड़ कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। अगर आपने आस पास आस में अगर आपके घर में कोई बच्चा छोटा सा होगा तो उसको अगर खिलौना दिए होंगे तो वो तोड़ देता है जल्दी, ये तो निश्चित है, 100% तोड़ देता है। लेकिन क्या करता है बच्चा, मार खाने के डर से वो क्या करते हैं, उसे जोड़ने का कोशिश करता है। तो ये किस में आएंगे, प्रत्यक्ष बुद्धि में आएंगे, राइट, याद रखिएगा क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। अप्रत्यक्ष बुद्धि में क्या करा कि इसमें व्यक्ति पुस्तकों को पढ़कर, प्रतीक चिन्हों को देखकर उसके ज्ञान प्राप्त करता है। और ये जो अप्रत्यक्ष जो है, अप्रत्यक्ष बुद्धि में क्या होता है, जो भी व्यक्ति होता है या जो भी आदमी कर सकते हैं, वो क्या करता है, किताब वगैरह पढ़कर या कोई मोबाइल में भी पढ़ कर, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, वो क्या होता है, उसको देख कर, अच्छे से देखो कर क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एक है आपका सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से आपको पता चल गया होगा कि समाज के बारे में कहा जा रहा है, राइट। यह एक ऐसा बुद्धि है जिसमें व्यक्ति भली प्रकार से सामाजिक मानदंडों को देखकर सीखता है तथा उसके अनुसार अपने से बड़े, छोटे एवं सम्मान लोगों के साथ बर्ताव करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, सब तो एक ही जैसा है। तो वहां पर क्या होता है, अगर आपके समाज में क्या होता है कि अगर आप बड़ों को इज्जत देते हैं, छोटों को रिस्पेक्ट, मतलब कि छोटों को भी आशीर्वाद देते हैं, एक तरह से कहते हैं। और जो अपने बराबर होता है, दोस्त वगैरह होता है, ब्रो ब्रो चलता है सब, क्या हाल चाल है, फलना चला। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपके सामाजिक में होते हैं कि किस तरह से वहां पर जीते हैं लोग, उसी भली भांति आपको उसमें जाना पड़ता है। जैसे जी रहा है वैसे आपको जीना भी पड़ेगा, राइट। चलिए
अब आपके सामने है छठा प्रश्न की बुद्धि के सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। बुद्धि के सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। भले ही वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है प्यारे। तो आपको जरूर वीडियो लाइक करना चाहिए और शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। उत्तर में देखिए क्या करें कि तत्वों के आधार पर बुद्धि के निम्नलिखित सिद्धांत है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है एकात्व सिद्धांत। क्या है एकात्व सिद्धांत? इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने, टर्मन एवं स्टर्न महोदय ने किया है। इनके अनुसार बुद्धि में केवल एकत्व है तथा वह अविभाज्य है, सबसे ताकतवर है, जो सभी को अपने अधीन कर लेता है। देखिए इसमें कोई ज्यादा खास कर नहीं बोला गया है, लेकिन जो बुद्धि होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एकात्म सिद्धांत, द्वितीय वह बहुत्व हो गया, ठीक है। तो ये एकात्म में जो है बीने है, टर्मन है, स्टर्न, ये तीनों के तीनों फेमस विज्ञान इसमें है, ठीक है। मतलब कि साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, राइट। द्वितत्व में क्या है? द्वितत्व सिद्धांत में कह रहा है कि इस सिद्धांत को प्रतिपादित स्पीयरमैन ने किया था। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछता भी है कि द्वितत्व सिद्धांत के परावर्तक कौन है? द्वितत्व सिद्धांत के परावर्तक कौन है? तो स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन है, याद रख लीजिएगा। इनके अनुसार बुद्धि में 2 तत्व विद्यमान है। कितने हैं? 2 तत्व, जिसमें जिसे सामान्य बुद्धि, जिसे जी फैक्टर बोलते हैं, तथा विशिष्ट, जिसे एस फैक्टर के में एस फैक्टर बुद्धि में बांटा गया है। इसमें सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है तथा विशिष्ट बुद्धि शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होता है, जो कि हम कह दिए ज्ञान द्वारा अर्जित होती है, ये वाला है, राइट। और ये जो है बुद्धि जो है जन्मजात से ही, किस तरह से बच्चा का आईक्यू लेवल है, किस तरह से वो अपने दिमाग से काम करता है नहीं करता है, ये सब बच्चे के जन्मजात से ही स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये द्वैतात्मक में हुआ, ठीक है। आपको पता चल गया ना इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सर? तो इसमें इंपॉर्टेंट है सिर्फ स्पीयरमैन। पूछा जा सकता है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो स्पीयरमैन है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है बहुत्व सिद्धांत। क्या है? बहुत्व सिद्धांत है, जरूर इसके बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ तो प्रश्न छोटा है, वेट कीजिएगा। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। तो ये ज्यादा खास कर इम्पोर्टेंट ये भी है और ये भी है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए बहुत्व सिद्धांत में क्या करा कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन महोदय ने किया है। इनके अनुसार बुद्धि में एक नहीं अनेक तत्व, बिल्कुल बुद्धि में जो है समझने, सोचने और अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता है। तो ये थ्रस्टन महोदय के अनुसार भी बहुत ही अच्छा शब्द बोला गया था। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा कि ये जो है एकात्म सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये बीने, टर्मन, ये सब आ सकता है, ठीक है। इसमें ज्यादा खासकर इसमें ये इंपॉर्टेंट है द्वैतात्म सिद्धांत के, ठीक है। पूछे जाए द्वैतात्म सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो स्पीयरमैन है। और बहुत्व सिद्धांत के जो है थर्स्टन महोदय है। ये दोनों के दोनों तीनों जो पॉइंट देखे हैं ये VBI है, जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। समूह खंड सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो किए थे स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। यह सिद्धांत कहती है कि बुद्धि 2 समूहों सामान्य एवं विशिष्ट में बटा हुआ है। बिल्कुल, समूह जो है एक तरह से सिंपल भी है और एक तरह से हाई भी है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में बटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। इसमें सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। सामान्य मतलब कि जब जन्म लेता है तब बच्चा का IQ लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये किस में आएगा? सामान्य में आएगा। तथा विशिष्ट बुद्धि पुस्तकों के अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। और विशिष्ट बुद्धि जो है, अगर हम बच्चे में जन्म लिए, मान लीजिए बच्चा, कोई भी बच्चा जन्म लिया, ठीक है, तो उसका IQ लेवल ठीक है, तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, तो क्या वो विशिष्ट बुद्धि में जा सकता है? कभी नहीं। और जो बच्चा मूर्ख भी जन्म लेगा और वो अगर किताब वगैरह का अध्ययन वगैरह बढ़िया से करेगा, तो क्या कर सकते हैं? वो विशिष्ट बुद्धि में जा सकते हैं। यही शब्द यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। कैटल का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैटल ने किया है। किसने किया है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है मेरे प्यारे बच्चों? कैटल ने किया है। इसके अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। कैटल के अनुसार क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, जिसमें सामान्य बातों को लोग जल्दी सीख लेता है। बिल्कुल, सामान्य बातों को क्या करता है? बहुत जल्दी सीख लेता है। जैसे सपोज दैट अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़ा होगा और कोई कोई ऐसा चैप्टर होगा जो फेमस होगा, जो कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, जैसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग में हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1319 में हुआ था। तो क्या ये इजी है? तो ये जल्दी याद हो गया। तो सामान्य बातों को आप जल्दी याद कर लेते हैं, या लड़ाई झगड़ा मारपीट गाला गलौज, ये सब आप क्या करते हैं? जल्दी सीख लेते हैं। ये सब किसके द्वारा बोला गया है? कैटल के द्वारा, ठीक है। और जटिल बातों को आप देर से सीखते हैं, और वही जो जटिल होता है, कठिन होता है, उसको आप बहुत ही धीरे धीरे सीखते हैं, राइट। जैसे साइकोलॉजी है, इसे बहुत ही बच्चे डरते हैं, इसे एक तरह से कर सकते हैं, रावण इसे कहा जाता है।
दशानन रावण हूं मैं। देखिए पूछ लेना कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, अभी आपको पूछ लिया। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण उसे कहते हैं जिन परीक्षाओं में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट बताया था कि आपको मॉक टेस्ट की तरह हम आपसे कुछ प्रश्न किए और उसका उत्तर दिए तो वो क्या कहलाएगा, शाब्दिक परीक्षण कहलाएगा। परीक्षण क्या जाता है, उसे शाब्दिक परीक्षण कहा जाता है। यह परीक्षण मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से लिया जाता है, मतलब कि लिखित या मौखिक दोनों तरीका से लिया जा सकता है, राइट। प्रचलित रूप में पेपर पेंसिल परीक्षण के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब कि ये जो है पेपर पेंसिल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मॉक टेस्ट ज्यादा खास फेमस है तो इसे आप अच्छा से याद कर सकते हैं, ठीक है। यह परीक्षण व्यक्ति या सामूहिक दोनों रूप में किया जा सकता है। इन परीक्षणों के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। कह सकता है इसमें क्या करा है कि यह परीक्षण जो है व्यक्तिगत, मतलब कि एक व्यक्ति भी दे सकता है जिसे मॉक टेस्ट पूछा जाता है। सामूहिक, जैसे अगर आप 10th का एग्जाम दिए होंगे तो सिर्फ आप अकेले नहीं ना दिए थे, उसमें 1000 10,000 जितने बचे थे वो सब दिए थे, राइट। इसके आवश्यक जो है परीक्षा की भाषा का ज्ञान परीक्षित होना चाहिए, मतलब कि जैसे अगर आप परीक्षा दे रहे हैं और उस भाषा का अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो क्या आप परीक्षा दे पाएंगे बढ़िया से? नहीं। अगर मान लीजिए अगर आपको हिंदी पता है, ठीक है, और सभी के सभी क्वेश्चन क्या है उर्दू में आ जाए, तो क्या आप अच्छा से लिख पाएंगे? कहिए सर हमको समझ में ना तो क्या लिखेंगे? तो भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। व्यक्ति को प्रशिक्षित होना जरूरी है, मतलब कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए कि जिस क्वेश्चन का आप उत्तर देने वाले हैं उसका आपको नॉलेज पहले से होना चाहिए, राइट। ये हो गया। अब कह रहा है कि परीक्षण करता है एक प्रशिक्षित होना वैज्ञानिक होना चाहिए। यह परीक्षण छोटे बालकों या निरक्षक व्यक्तियों से ही नहीं लिया जा सकता है, बिल्कुल। यह जो परीक्षण है यह छोटे बालकों और जो निरक्षर, मतलब कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसे नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब ये जो बुद्धि लब्धि प्रश्न है ये कह सकते हैं एमवीवीआई, क्या है? एमवीवीआई प्रश्न है, इसे जरूर आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा? एमवीवीआई प्रश्न है, इसे आप अच्छे से जरूर नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप रेड कलर ले लेते हैं। कह रहा है उत्तर में आपको देखिए, बुद्धि लब्धि प्रसार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मानसिक आयु को उसकी कालानुक्रमिक से भाग देने के बाद 100 से गुना करने के बाद बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाता है। मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि या कालानुक्रमिक आयु। जैसे मान लीजिए एक आपको एज बताते, राइट। जैसे मान लीजिए आप है 12 साल 10 साल का, ठीक है, और आप 12वीं क्लास के या कह सकते हैं 8वीं क्लास के आप बुक बना रहे, राइट। और आपको क्या करना है, इससे 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये कट गया। अब कितना आपका बुद्धि लब्धि है? 80 है, मतलब कि बहुत ही कम है। जब आप 10th क्लास मतलब कि 8 साल के हैं और 8 के बढ़ा रहे तो ये आपके लिए बुद्धि लब्धि बहुत ही कम है, ठीक है, राइट। समझ रहे हैं ना? 10 साल के हैं और कितना, नहीं 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 ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे, राइट। जैसे मान लीजिए अगर आपने 18 साल का है, राइट। अगर आप 18 साल के, क्या सपोज दैट हम सोच रहे हैं, अगर आप 18 साल के हैं, राइट। 18 है तो इसमें कौन सा है, 12th का बना रहे, गुने 100, इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो 100 × 12 छतरी 18, तो इसका जो हो जाएगा आपका 200 और इसका जो होगा आपका 3, तो दो 6 66, ये नहीं होगा, राइट। ये इसको ऊपर 18 कर दिया जाएगा और इसे 12 कर दिया जाएगा तब निकलेगा, ठीक है। याद रहेगा। इसमें ज्यादा खास कर ये आपको बुद्धि लब्धि खाली सूत्र पूछता है कभी कभी, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि वर्ग, वर्गनात्मक वर्ग, इसके बारे में बताना है। तो सबसे ज्यादा जो होता है 130 जो बुद्धि लब्धि होता है वो अति श्रेष्ठ होता है। और आपको पता होगा कि 130 से प्लस जो है आइंस्टीन का है, किसका है? आइंस्टीन, ठीक है, याद रखिएगा। और 120 से 30 का जो होता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। 110 से लेके 119 के जो होते हैं उच्च औसत के होते हैं। और 90 से लेके 109 के बीच में जो होते हैं औसत, जिसे मीडियम बोलते हैं, वो कर सकते हैं। और 80 से लेके 89 के बीच में होते हैं निम्न औसत, कर सकते हैं कि उसका लो है, ठीक है। और 70 से 79 तक का जो होता है समावर्ती, उसके सीखने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। 70 से कम वाले जो होते हैं बौद्धिक रूप से अशक्त होते हैं, मतलब कि जो है ना मानसिक रूप से वो बहुत ही बेकार होते हैं, राइट। अब देखिए इसमें जो आपको है परसेंटेज भी याद रखना है। परसेंटेज वैसे पूछा नहीं जाता है, कभी आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन ये जो आपके जो देखे हैं स्क्रीन पर इस साइड जो देखे हैं, कभी कभी पूछता है कि 100 मतलब कि 100 से लेकर 90 तक जो होता है वो किसका होता है? औसत का होता है। जिसमें देख सकते हैं 50% है, कितना परसेंट है? 50% जो है 0 से लेके 109, मतलब कि कह सकते हैं नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ से जो है 130 वाला की संख्या बहुत ही कम है, मतलब कि 2% से 2.5% के लोग ही रहते हैं
बहुत ही ज्यादा कुशाग्र व्यक्ति में। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं। यहाँ पर 9 नंबर में क्या कहता है कि अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता उसे कहते हैं जिसमें बौद्धिक विकास की विशेषताओं का एक ऐसा संयोजन या स्वरूप है जो व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा उसे पर्यावरण में परिवर्तन करने का प्रयास करता है और उसके बाद किसी विशेष क्षेत्र के कौशल एवं ज्ञानार्जन की क्षमता को प्रदर्शित करता है, उसे हम अभिक्षमता कहते हैं। देखिए, अभिक्षमता का अर्थ यही हो सकता है, क्षमता से ही लग रहा है कि अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो प्राकृतिक आपको अनेक प्रकार से आपको सहायता करती है, मदद करती है और कभी-कभी परिस्थिति में डाल भी देती है। तो इन सब को अगर आप अच्छे से निपट लेते हैं और अपने पर्यावरण को बदल देते हैं, तो ये आपके अभिक्षमता के अंतर्गत कहलाता है। ठीक है? ये प्रश्न हाल-फिलहाल में ही पूछा गया है प्रश्न, समथिंग याद नहीं है, बट ये हाल-फिलहाल में ही प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बताएँ। ये प्रश्न आपको हाल ही फिलहाल में पूछा गया है, तो उत्तर आपको अच्छे से दीजिएगा, कम से कम 2-3 पॉइंट बना दीजिएगा, तो आपको उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है? सबसे पहले है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और इधर है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो कह रहा है कि इस परीक्षण का आयोजन करने में श्रम एवं समय अधिक लगता है। श्रम मतलब समझते हैं, मजदूर कह सकते हैं, उसका और समय अधिक लगता है, राइट? इस परीक्षण का आयोजन करने में श्रम एवं समय कम लगता है, मतलब कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, बहुत ही कम समय लगता है और उससे जल्दी भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग हैं, ठीक है? ये जल्दी कर पाएगा कि ये कर पाएगा? तो बोलेगा सर जहाँ पर 100 आदमी है तो वहां पर कर पाएगा जल्दी ना, तो ये हो जाएगा, राइट? आप देखिए, इस परीक्षा का परिणाम विश्वसनीय होने के साथ साथ शुद्ध भी होता है और अकेले जो आदमी देता है अगर करता है कोई भी काम, तो उसे 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये ठीक फिक्स है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस परीक्षण का परिणाम अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय होता है, मतलब कि इसमें अगर 100 व्यक्ति है तो सबका अलग अलग विचार होगा कि मिलते कि ना मिलते, छोड़ की हो ले नहीं मिले, ये सब अलग हो जाता है, राइट? अब इसमें जो है, इसमें 100% मिलेगा तो मिलेगा, राइट? यह परीक्षण कम आयु के बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह परीक्षण कम आयु के बच्चों के लिए जटिल है, मतलब कि खराब कह सकते हैं, राइट? और ये बच्चे छोटे बच्चों के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लास पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम आपको सिर्फ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव फ्री में दे सकते हैं। वो आपको कैसे मिलेगा? सिंपली आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल हर एक बच्चों को पता है कि क्या होता है, राइट? और गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है। देखिए, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, एक दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन टेस्ट मॉडल पेपर स्टडी मटेरियल, ये बात दिखा रहा है। तो अगर अभी आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो टेस्ट भी दे सकते हैं, अभी हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव लिखा है, क्लास 12 आर्ट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके जस्ट नीचे आपको क्लास 12 आर्ट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स है, ठीक है, बट डाला हुआ नहीं, टेस्ट है। तो हमें अभी क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, तो साइकोलॉजी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव है हम उसे अच्छे से याद कर लेंगे, और इसमें देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है, तो जरूर आप जाके देख लीजिएगा। मान लीजिए मुझे अब 5वां चैप्टर पढ़ना है, तो चिकित्सा उपागम है, इस पे क्लिक करेंगे और ये 5वां चैप्टर हम अच्छे से पढ़ लेंगे और बेहतरीन तरीका से याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वहां पर पढ़ सकते हैं और एक ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। बाकी फ्यूचर नोट्स सब्जेक्टिव 300 जो है गेस क्या हुआ मिलेगा, जो कि आपके टारगेट बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, वो एमसीक्यू मिलेगा। 100 से 150 सब्जेक्टिव मिलेगा, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल लाइव क्लास, ये सारा का सारा फीचर आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे, 2024 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या 2025 में, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 200 रुपया लग रहा है। कितना? 200 रुपया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।